तो हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाई। चलिए आज हम देखेंगे कूलाम्स लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ कूलाम लॉ। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? इससे पहले हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ लिए। कूलाम का नियम क्या था? अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज थे तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स था हमारे पास यफ उनके बीच जो लगने वाला फोर्स था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जब कभी भी हम इन दोनों चार्ज को उठाकर किसी मीडियम में रख दिए तो उस पर अलग फोर्स लग रहा है। उसके बाद हम दोनों चार्जों को उठाकर किसी अदर मीडियम में रख दिए तो उस पर अलग फोर्स लग रहा है। यानी जो कूलाम्स लॉ है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। कूलाम्स का जो नियम है वो हमारे पास क्या होता है? मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम डिपेंडेंस होता है। पहली पॉइंट हमारे पास क्या है? कूलाम का नियम जो है माध्यम पर निर्भर करता है। सुनिए, अगर हमारे पास अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, इफ 2 पॉइंट चार्जेस, अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हैं और एक दूसरे से r दूरी पर हूं, ठीक। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हों तो हम लोगों ने देखा कि जो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स हमारे पास था, अगर ये हमारे पास दो पॉइंट चार्ज यहाँ निर्वात में है तो निर्वात में रहता है जिसे हम F0 लिख देते हैं। अगर हमारे पास F0 से तो ये हमारे पास इनके बीच जो निर्वात में लगने वाला फोर्स है हमारे पास क्या होता है? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज पाया, कि जब हम जो होता है इन दोनों चार्ज को उठाकर किसी मीडियम में रख दे तो फोर्स बदल जाता है। तो देखिए, उसके बाद हम लोगों ने एक टर्म डिफाइंड किया था, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप जैसे मान लीजिए इसका हमारे पास, तो मान लेते हैं कि अगर हम इन दोनों चार्ज को उठाकर जब हम किसी मीडियम में डिप करेंगे तो मान लेते हैं कि उसकी हमारे पास परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं कि मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है? K है। अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मीडियम की पराबद्यता की रिलेटिव परमिटिविटी निकालेंगे। तो जानते हैं हम लोग जानते हैं कि E रिलेटिव बराबर है K बराबर होता है। सुनिए, K बराबर हमारे पास होता है E मीडियम एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी हम कह सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट सीधे, इसे इसका मतलब क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता यानी वैक्यूम की हमारे पास क्या? फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। तो जानते हैं हमारे पास इस बार दे दिया है कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम की जो परमिटिविटी हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी K इंटू एप्सिलॉन नॉट। सुनिए, आप कभी भी जानते हैं जब क्या होगा? जब कभी भी हम इन दोनों चार्ज को उठाकर किसी मीडियम में जब डिप करेंगे, मीडियम में डालेंगे, सुनिए मान लीजिए हमारे पास, तो उनके बीच जो फोर्स, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर दो चार्ज, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक हमारे पास Q1 है, दूसरा Q2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है R है, और ये हमारे पास निर्वात में ना रखकर बल्कि इस बार हम कहाँ रख रहे हैं? किसी मीडियम में रख रहे हैं। तो इनके बीच जो हमारे पास माध्यम में जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू वो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा Q1 Q2 आई। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जानते क्या था? F0 में जो फोर्स लग रहा था हमारे पास K, और यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर निर्वात के लिए जो K का मान होता है F0, यह हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहाँ से हो जाएगा इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ई था। लेकिन हमारे पास जब मीडियम में रहेगा फोर्सेस, दो चार्ज मीडियम में उठा कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास पता है कि हमको मीडियम की जो हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन मीडियम की जो हमारे पास K इंटू एप्सिलॉन नॉट है, बोलिए K इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इस बार 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इस बार। और एप्सिलॉन मीडियम हमारे पास K इंटू एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ से एफ मीडियम जो माध्यम में फोर्स लगेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से सुनिए, जानते हैं जो हमारे पास है, ये देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये हमारे पास क्या निर्वात में लगने वाला फोर्स है, इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके जगह पर हम F नॉट लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई K। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है F मीडियम। तो सिंपल सी बात है, आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास कूलाम का जो कूलाम फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर है भाई? यस। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी पॉइंट देखिए, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारे पास एक्शन रिएक्शन यानी जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। विद्युत बल क्या लिखेंगे, इस विद्युत बल क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। जो हमारे पास विद्युत बल है क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं यानी एक्शन रिएक्शन। जैसे अगर हमारे पास जानते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक हमारे पास Q1 है, दूसरा Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास R है, ठीक। तो हमारे पास जानते हैं जितना जितना हमारे पास इस वाले चार्ज पर फोर्स लगेगा उतना ही हमारे पास इस वाले भी चार्ज पर, यानी दोनों आवेशों पर क्या करता है, फोर्स हमारे पास इक्वल रहता है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाती है। जैसे हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं इस पर जो फोर्स लगने वाला है F12, पहले पर जो फोर्स लग रहा है दूसरे के कारण, अगर हमारे पास इसकी इधर तो हमारे पास जानते हैं इसकी केवल डायरेक्शन हमारे पास पलट जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2F1, ये दोनों बराबर हो जाता है, कभी ये नेगेटिव हो जाएगा कभी पॉजिटिव, बस हमारे पास क्या होगा, इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी। क्लियर? तो जो हमारे पास कूलाम फोर्सेस है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो एक्शन रिएक्शन क्रिया में हमारे पास क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। क्लियर? तीसरी अब सुनिए, आगे देखिए, जो हमारे पास विद्युत बल है ना, विद्युत बल संरक्षी बल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। विद्युत बल जो हमारे पास संरक्षी बल है, विद्युत बल क्या है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं ये सब। इनके द्वारा जो ये क्या है, विद्युत बल संरक्षी बल है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा किया गया कार्य जो हमारे पास होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इनके द्वारा संरक्षी बल क्या होता है, इनके द्वारा किया गया कार्य, इनके संरक्षी बल वही होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक। इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर डिपेंड नहीं करता है।
क्लियर। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो आर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी इसके द्वारा जो किया गया कार्य हमारे पास जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारे पास किस रास्ते पे लेकर आना है। क्लियर, इसको लिख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं उसके बाद। और कूलाम का नियम जो हमारे पास लिखिए, उसके बाद जो विद्युत बल है एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। जो उसके बाद अगली पॉइंट लिखिएगा, जो विद्युत बल है, विद्युत बल यह क्या है, यह केंद्रीय, यह जो था यह एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। अब समझिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम समझ आते हैं। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है हमारे पास क्या है, केंद्रीय फोर्स है। आप सुनिए, हमारे पास सुनिए, आप समझिए इसको, इस पॉइंट समझिए। जो हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना, ये हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स यानी यह क्या है, केंद्रीय बल है। यह केंद्रीय बल है, मीन्स इसका क्या मतलब है, इट इज सेंट्रल फोर्स है। यानी कि जब कभी भी, जैसे जानते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, सुनिए, अगर हमारे पास क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास हैं, कौन कौन, एक हमारे पास मान लीजिए Q1 है और दूसरा हमारे पास क्या है, Q2 है। एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अगर हैं, तो जो हमारे पास जानते हैं, जब कभी भी इनके बीच में हम फोर्स, अगर इसके बीच में हम जो था, यानी इसके बीच में अगर हम फोर्स बनाएंगे ना, तो ऐसा नहीं कि तिरिया लगा के इधर घोप देंगे और तिरिया लगा के इधर घोप देंगे, ऐसा नहीं। जब कभी भी जो होता है इसके फोर्स को हम बनाएंगे, तो सबसे पहले जानते क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई का मन के इधर घोप दे, अब कोनो तीर मार दे इधर, अब कोनो बाण मार दे इधर, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स है, हमारे पास केंद्रीय बल है। तो इसका जब कभी भी हम, सुनिए, इसका जब कभी भी हम जो था फोर्स बनाएंगे नहीं, हम इसका जो था फोर्स को दिखाएंगे, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, तो हम सबसे पहले इसका लाइन ज्वाइनिंग सेंटर बनाएंगे। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर बनाएंगे। जो इसका रिपल्सन, जो इसका रिपल्सन और अट्रैक्शन है, मींस आकर्षण और प्रतिकर्षण, वह जो जानते कैसा होगा, ये इस लाइन के अलोंग ही होगा, इस रेखा के अनुदिश होगा। अगर हमारे पास जानते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास ये दोनों क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए Q1 है, Q2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है R है, अगर एक हमारे पास पॉजिटिव रहे, एक नेगेटिव रहे, तो इसका ये जो होता क्या करेंगे, इसका जो होता फोर्स हम इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से लाइन ज्वाइनिंग के अलावा। ऐसा नहीं है कि हम मार धनुष लगा के वहां चल जाए बाहर, ये सब नहीं होगा नौटंकी। क्लियर भाई, चलिए आगे बढ़िए। तो लिख लीजिए, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर सेंट्रल फोर्स, यानी इसका जो लाइन ज्वाइनिंग, इसकी जो हमारे पास जो होता है, इसका जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होगा, सबसे पहले हम इसका लाइन ज्वाइनिंग सेंटर बनाएंगे, उसके बाद इसको जो होता है फोर्स को बनाएंगे। क्लियर, चलिए आगे इसके बाद बढ़िए आगे। और सुनिए, जो कूलाम बल यानी विद्युत बल हमारे पास, कूलाम का नियम सदा 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लगता है। आखिरी हमारे पास जो 5वीं पॉइंट है, कूलाम का नियम सदैव 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लगता है। स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लगता है। जो देखिए, जो हमारे पास कूलाम का जो नियम है ना, वो हमारे पास केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आप कहेंगे पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा, तब सुनिए, यह हमारे पास होता है केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है कूलाम का नियम। जानते हैं, अगर हमारे पास और चार्ज आ जाए,
अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये केवल जो होता है 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलाम का नियम जो होता है केवल दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए ही क्या है मान्य एप्लीकेबल है। आप कहेंगे अगर हमारे पास जो होता अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज आ जाए जैसे तब हम उसको कैसे करेंगे, तब हम उसे जो होता है वेक्टर समेशन से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर अगर कोई चार्ज हमारे पास Q है और इससे जो होता है एक डिस्टेंस R पर हमारे पास एक चार्ज Q1 है, इसके बीच की मान लेते हैं डिस्टेंस R1 है, ठीक, और R1 है, और इसके बीच हमारे मान लेते हैं कि एक और चार्ज है, दूसरा आवेश है Q2, दूसरा आवेश Q2 है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है R2 है, और एक तीसरा मान लेते हैं जो हमारे पास आवेश है वो Q3 है, और इसके भी Q3 है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास R3 है। तो जानते हैं जब हमारे पास होता है अलग अलग आवेश रहते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे चार्ज रहते हैं, बहुत सारे आवेश रहेंगे, तो हम इसका जो होता अलग अलग वेक्टर समेशन सदिश योग करेंगे। तब उसके बाद हम जो होता है क्या करेंगे, इसके बीच के फोर्स को निकालेंगे। जब हम इसको अलग अलग वेक्टर समेशन करेंगे और इसके बाद जो होता है इसको जोड़ देंगे, और इस सिद्धांत को हम सुपर प्रिंसिपल पोजीशन कहते हैं। सुपर अध्यारोपण का सिद्धांत सुपर प्रिंसिपल पोजीशन कहते हैं, प्रिंसिपल पोजीशन, इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, इसे अध्यारोपण। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं कि जो इनके बीच जो फोर्स हमारे पास लगेगा F1, यानी हमारे पास पहले आवेश के कारण, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा KQ1Q और डिवाइडेड बाई R²। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आवेश है F2 जो आवेश है वो हो जाएगा KQ2 और Q डिवाइडेड बाई R²। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा चार्ज है, तीसरा आवेश वो हमारे पास KQ3Q और डिवाइडेड बाई R²। तो अब हम जो होता है इस तीनों के कारण जो फोर्स लगने वाला F नेट फोर्स होगा, इन सभी का जो होता है वेक्टर समेशन करेंगे, F1 प्लस F2 F3। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, और भी हमारे पास चार्ज रहे, बहुत सारे आवेश रहे, तो इसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। इसी को हम कहते हैं सुपर प्रिंसिपल पोजीशन ऑफ, इसी को हम कहते हैं सुपर प्रिंसिपल पोजीशन, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखेंगे सुनिए, देखिए किन्हीं दो आवेशों के बीच विद्युत बल की गणना करते समय जो होता है किसी अन्य तीसरे आवेश की उपस्थिति का पता नहीं चलता, लेकिन अन्य के कारण किसी एक पर विशेष पर लगने वाला जो बल है इनके द्वारा अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस तत्व को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, सुपर प्रिंसिपल पोजीशन ऑफ वेक्टर। सुनिए, अब हम इसकी डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं। ये हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इधर रिपेल करेगा, ये हमारे पास तो इसको इधर करेगा, ये इस तरीके से। इनके बीच हमारे पास जो फोर्स मान लीजिए ये F1 के कारण था तो ये F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा और F3 हो जाएगा। इस तरीके से निकालेंगे तो हमारे पास सुपर प्रिंसिपल पोजीशन ऑफ वेक्टर, इसको लिख लीजिए। उसके बाद आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे आइए, उसके बाद बस केवल 5 मिनट रुकिए, वहाँ पर दो चीजें और उसके बाद पूछा जाएगा आपसे, इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले कि एक कूलाम की परिभाषा हमारे पास क्या होती है। एक कूलाम की क्या परिभाषा कह रहे हैं, एक कूलाम की, यही है ना, एक कूलाम आवेश की परिभाषा लिखिए। 2 क्वेश्चन लिख लीजिए आराम से, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक कूलाम आवेश की परिभाषा लिखिए, आवेश की परिभाषा लिखिए। सुनिए, हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। सुनिए, यदि हमारे पास जानते हैं, यदि हमारे पास क्या हो जाए, यदि हमारे पास Q1 और Q2 बराबर हमारे पास 1 कूलाम हो जाए,
और सुनिए, और r बराबर हमारे पास 1 मीटर हो जाए, समझ रहे हैं। यानी अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, क्या है, Q1 Q2 Q2, इनके बीच की अगर हमारे पास दूरी 1 मीटर हो जाए इनके बीच, तो हमारे पास सुनिए तो यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9, 9 गुने 10 की पावर 9, यहाँ से हो जाएगा न्यूटन। चलिए, तो हम क्या कहेंगे, लिखेंगे एक कूलाम की परिभाषा में क्या लिखेंगे, जब हमारे पास सुनिए जब Q1 और Q2 बराबर हो जाए, मतलब क्या है, जब Q1 और Q2 बराबर हो जाए, दोनों समान आवेश हों, तो हम कहेंगे यदि दो समान, ये हम कहेंगे यदि दो समान बिंदु, हम कहेंगे यदि दो एकांक बिंदु आवेश जो होता है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो इनके बीच जो लगने वाला और अगर इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है F इक्वल टू 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन कार्य कर रहा है, तो बल की इस मात्रा को हम क्या कहते हैं, 1 कूलाम कहते हैं। ठीक, कहेंगे यदि समान तरह के दो आवेश, इसको लिखिए, हम यहां पर लिख देते हैं, यदि समान तरह के दो आवेश, यदि समान तरह के दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, तो इनके बीच 9 गुने 10 की पावर 9 न्यूटन बल कार्य कर रहा हो, न्यूटन बल कार्य कर रहा हो, तो आवेश की इस मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं। तो आवेश की इस मात्रा को 1 कूलाम कहते हैं।